नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तत्वावधान में वीरवार दोपहर बाद लघु सचिवालय परिसर में भूकंप आपदा की मॉक ड्रिल की गई। इस अवसर पर सभी प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में अनेक विभागों की टीम्स के सहयोग से भूकंप आपदा टीम द्वारा ऐसी स्थिति में बचने का सफल डेमो दिया गया। इस अवसर पर उपायुक्त आर.एस. ढिल्लों ने बताया कि लघु सचिवालय परिसर में भूकंप की मॉक ड्रिल की गई है। इस क्षेत्र की स्थिति में निपटने के लिए अलग अलग अधिकारियों की देखरेख में टीम गठित की गई थी। निर्धारित स्थान के लिए सभी विभागों से नियुक्त गए अधिकारी और कर्मचारी निर्धारित समय पर मौजूद रहे, जहां से भूकंप प्रभावित जगहों को पहुंचाकर बचाव कार्य में लगाया गया। और उन्होंने बताया कि डीआरडीए हॉल में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया था। बचाव कार्य के दौरान खाद्य सामग्री का भी प्रबंध किया गया ताकि प्रभावित व्यक्तियों को भोजन की परेशानी न हो। इस अवसर पर भूकंप से सड़क मार्ग धंसने व अवरुद्ध होने की स्थिति में रोड रोलर, जेसीबी व सड़क निर्माण सामग्री का प्रबंध भी किया गया था ताकि सड़क को तुरंत प्रभाव से दुरुस्त किया जा सके। मॉक ड्रिल के दौरान सभी प्रशासनिक अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे और तत्परता के साथ अलग अलग घटनाओं की अवस्था में बचाव कार्य करने की अभ्यास किया गया। कंजस्टेड स्पेसेस में वॉइड स्पेसेस के माध्यम से रेस्क्यूअर्स विक्टिम को अंदर से बाहर निकाल रहे हैं और एक सीक्वेंस में मेडिकल पोस्ट पर लेके आ रहे हैं। मेडिकल पोस्ट पर उसे इनिशियली स्टेबलाइज और प्राइमरी मेडिकल सर्विसेज दी जाती है। उसके बाद फर्दर उसे एम्बुलेंस एडवांस केयर के लिए हायर सेंटर में incoming voice call from सबसे पहले कोलैप्स स्ट्रक्चर की तरफ दो रेस्क्यूअर बढ़ते हुए सबसे पहले कोलैप्स स्ट्रक्चर का मुआयना करते हैं और फिर जहां से एंट्री बन सकती है पॉसिबल एंट्री के वाले स्थान पर मार्किंग करते हैं, जिस एरिया को कट करके हमारे रेस्क्यूअर्स बिल्डिंग के अंदर एंटर करेंगे। आपको डूबने नहीं होले इसकी सपोर्ट से तैर सकते हैं। इसकी सपोर्ट से जिसको तैरना नहीं आता ये बॉटल है, आप 2-2 लीटर की हवाएं होगी ना। हाँ, खाली है सर ये, लेकिन ये ना हवा डूबेगी नहीं। हाँ, इसके आप ऊपर बैठ जाओ लेकिन डूबेगी नहीं। ट्यूब का काम करेगा, ट्यूब का काम करेगा। हाँ सर, 2-2 लीटर की 2 बोतल और काम करती है। उनका कोऑर्डिनेशन और एक लाइन में काम करने के लिए सभी ऑर्गेनाइजेशंस को एक साथ एक डायरेक्शन में काम वहाँ लगा पहले हम विक्टिम तक पहुँचने के लिए अलग अलग दाया के 1 इंच 2 इंच 3 इंच। हाँ, और किसी की जान जो है पता नहीं आरसीसी का मटेरियल ये प्लेट लगा। हाँ, नहीं हमारे पास स्लैब हो, कोई कंक्रीट हो और यह तो लोहा। 4:02 पे 5.2 का रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक अचानक भिवानी में आया, तो तुरंत इसमें कार्रवाई की गई। सभी लोग अपने ऑफिस से बाहर आ गए और लेकिन साथ ही एनडीआरएफ का यह आज जैसे मॉक ड्रिल था, इसके तहत ये कार्रवाई की गई है। और जैसे ही सब बाहर आ गए, लेकिन फिर भी 4 लोग अंदर ही दबे रह गए। जैसे ही पता चला कि 4 लोग हैं तो एनडीआरएफ ने अपनी टीम को स्टार्ट कर दिया और उनकी रेस्क्यू टीम गई, लेकिन वो चारों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। लेकिन उनको कुछ माइनर इंजरीज थी, उनका प्रिलिमिनरी इलाज करके फर्स्ट एड देते हुए उनको हॉस्पिटल भेज दिया गया, जिससे फर्दर ऑब्जर्वेशन में रखें कोई ऐसी घटना नहीं घटी। और आगे भी ये ध्यान रखा जाएगा कि जब भी कभी भूकंप आए तो हमें कौन सी बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना है
कभी भी मतलब बिल्डिंग के नीचे नहीं खड़ा होना, पेड़ के नीचे नहीं खड़ा होना, ये सारी बातें का ज्ञान इन्होंने एनडीआरएफ के और बाकी जो अपना डिजास्टर मैनेजमेंट है उसके तहत बताया गया कि अपने आप को हमने कैसे बचाना है। सर भूकंप को लेकर बार बार ट्राई सबसे पहले तैयारी तो इसमें सभी को अवेयरनेस की जरूरत है कि सभी लोग ऑन द स्पॉट में कैसे एक्शन ले सके, क्योंकि भूकंप कुछ ही पलों के लिए आता है, उसी में हमें एक्शन लेना पड़ता है कि हम अपने आप को कैसे बचें। और उसके बाद जो मैनेजमेंट की टीम है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, एनडीआरएफ है, वो उसके बाद एक्शन करती है कि जो उसमें दबे हो गए या जो उसके अंदर दब गए हैं, वो किसी कारण से भी कोलैप्स हो गई है बिल्डिंग, उसमें निकालने के लिए हेल्प है, जिससे कि जो विंडो पीरियड है 5 आवर्स का, उसके अंदर अंदर हम उनको जितने भी लोग हैं उनको सुरक्षित बाहर निकाल सकें। 4:02 पर हमने तुरंत उनको मैसेज कर दिया। 4:15 पे एनडीआरएफ की टीम आ गई थी और उन्होंने सुरक्षित ही 4:30 बजे तक सभी लोगों को निकाल लिया। ग्राउंड लेवल पर ऐसी घटना हो जाती है तो सर एनडीआरएफ की टीम कहाँ से भिवानी में आएगी? भिवानी से ये इनका बठिंडा इनका हेडक्वार्टर है, वहीं से कॉल करके बुलाया जा सकता है और उसके लिए इनको कम से कम 3.5-4 घंटे लगते हैं। एनडीआरएफ के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? ये देश के लिए एनडीआरएफ तो एक पूरे हरियाणा में मतलब भारत सरकार की एक संस्था है जो कि जब भी कोई डिजास्टर कहीं आता है तो वह रेस्क्यू करने के लिए ये जाते हैं। क्या वो फ्लड से संबंधित कोई भी घटना हो जाए, कोई केमिकल इंसिडेंट्स हो जाए, कोई रेडिएशन इंसिडेंट्स हो जाए या अर्थक्वेक हो जाए या कोई आगजनी हो जाए, सभी केसेस में इन लोगों के द्वारा ही रेस्क्यू किया जाता है। कुछ हैंडमेड इक्विपमेंट भी दिखाए गए हैं सर? ये अलग अलग डिजास्टर के लिए अलग अलग समय रेस्क्यू करने के लिए बताए गए हैं कि कैसे कि हम पानी जो बोट में कैसे सुरक्षित लोगों को, डूबे हुए लोगों को निकाल सकते हैं, कैसे हम किसी पहाड़ पर चढ़ना है तो चढ़ सकते हैं, किस हिसाब से कोई रेडिएशन है, कोई केमिकल है तो उसमें कैसे जांच कर सकते हैं कि इस परिस्थिति में कौन सी गैस जो है वो रिलीज़ हो रही है, कौन सी पॉइजनस गैस है, कौन सी रेडिएशन है। ये सारे इक्विपमेंट्स है जो एनडीआरएफ के पास मौजूद है और उसी की सहायता से ये रेस्क्यू करती है। एनडीआरएफ से जैसा कि हमें पता चला था कि आज जो है मॉक एक्सरसाइज किसी एक ही डिपार्टमेंट की नहीं होती, इसमें सारे स्टेक होल्डर भाग लेते हैं। उससे हमारी तैयारियां पता चलता है, क्योंकि अर्थक्वेक का कोई समय तो है नहीं कि कब आएगा। ये बीच बीच में हर डिस्ट्रिक्ट जो है इनका डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान होता है डिस्ट्रिक्ट का, जिसके हेड होते हैं अपने डीसी साहब। तो उनका काम है कि अपनी तैयारियों को बीच बीच में परखना। जैसे कि आज हमारी मॉक एक्सरसाइज हुई, सबने बहुत अच्छा काम किया, जितने भी स्टेक होल्डर थे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। सिविल प्रशासन ने जैसे ही हमें फ़ोन किया, हमारी टीम विदिन 20 मिनट में, बटालियन में हमेशा 20 मिनट में बाहर निकल जाती है और हमेशा रेडी हालत में 3 टीमें हमारी हमेशा रेडी हालत में ही रहती हैं। अभी तो हमारा फ़िलहाल बठिंडा से आना है, लेकिन फ्यूचर में 2 से 4 महीने में लगभग रोहतक में हमें ज़मीन मिलेगी, तो वहाँ हमारी 3 टीमें बैठेंगी और तो आसानी से हरियाणा स्टेट पूरा हमसे कवर हो पाएगा। क्योंकि अभी हमारे पास पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ है, तो इसकी वजह से 3 जगह होने की वजह से अभी जैसे ही लोकेशन हमारा नया एओआर मिला है हरियाणा, पहले हमारा एओआर जे&के और हिमाचल था, तो नए एओआर की वजह से अभी हमारी यहाँ टीमें नहीं है। नहीं तो एनडीआरएफ की 3 टीमें हो जाएंगी, तो जो भी यहाँ ऐसी घटनाएँ होती हैं तो एनडीआरएफ तुरंत रिस्पॉन्स करेगी। एनडीआरएफ को क्या क्या फेस करने को मिलता है ऐसी सिचुएशन? एनडीआरएफ को फ्लड सिचुएशन, लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक, बिल्डिंग कोलैप्स हो गई, सिंगल बिल्डिंग कोलैप्स, पुरानी बिल्डिंग होती है कोलैप्स हो जाती है। आजकल बहुत केस बोरवेल रेस्क्यू के हो रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले हमारी टीम ने बोरवेल रेस्क्यू किया था पंजाब में ही, और यहाँ भी हिसार में भी एक कुएं में जो है 2 लोग फंसे हुए थे, जो डेड विक्टिम हमारी टीम ने ही निकाला था। इसके अलावा केमिकल, बायोलॉजिकल और रेडियोलॉजिकल में भी हमारी टीमें जो है पूरी तरह से प्रोफेशनल तरीके से वर्क करती हैं, और किसी भी तरीके की कोई आपदा होती है तो हमारी टीमें हमेशा तत्पर रहती हैं। आम पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे जब आम तक आपकी टीम ना पहुंचे? आम पब्लिक को सबसे पहले अवेयर होना चाहिए। जो डिस्ट्रिक्ट प्रशासन द्वारा, रेड क्रॉस द्वारा, बाकी एनजीओ के द्वारा समय समय पे जो है इस चीज़ के बारे में बताया जाता है, और हमारी टीमें आती हैं। अभी 15 दिन का फेमेक्स हमारा यहाँ का भी है। अभी हमने झज्जर, रोहतक और हिसार कर लिया है। अगले सितंबर में 15 दिन का हमारा भिवानी में भी फेमेक्स है। फेमेक्स के दौरान हम 7 से 8 स्कूलों में बच्चों को अवेयर करेंगे। इसके अलावा 7 से 8 गांव लगभग कवर करेंगे, वहाँ कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम। इसके अलावा मॉक एक्सरसाइज कुछ और भी होगी, कोई फैक्ट्री होगी उसके साथ हम मॉक एक्सरसाइज, जॉइंट मॉक एक्सरसाइज करते हैं और अवेयर करने के लिए। बाकी टाइम हमारा इसी तरह लोगों को अवेयर करना होता है। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय ने अपने गठन के मात्र कुछ वर्षों में ही खेल एवं शिक्षा के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं।
यह कहना था कुलपति प्रोफेसर आर के मित्तल का। यूनिवर्सिटी कमेटी रूम में पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि प्रेम नगर स्थित भवन अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। विश्वविद्यालय के अनेक आयामों के बारे में उन्होंने पत्रकारों को विस्तार से जानकारी दी। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आर के मित्तल ने कहा कि विश्वविद्यालय की प्राथमिकता विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना है। विश्वविद्यालय ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने की दिशा में बहुत पहले से ही काम शुरू कर दिया था। विद्यार्थियों की प्रतिभाओं को उभारने को निरंतर प्रयासरत है। इसी कड़ी में विश्वविद्यालय ने 12 हॉबी क्लबों का गठन किया गया है। हॉबी क्लब का गठन करने वाला यह प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालय में चरित्र निर्माण, कौशल विकास को विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है। विश्वविद्यालय द्वारा चरित्र निर्माण एवं व्यक्तित्व विकास पर विशेष पाठ्यक्रम तैयार किया गया है, जिसे देश के अधिकतर विद्यालयों ने लागू कर दिया है। विश्वविद्यालयों का उद्देश्य शिक्षा एवं शोध के माध्यम से स्थानीय एवं सामाजिक समस्याओं का हल निकालना है। उन्होंने कहा कि भिवानी खेलों का हब है, इसे मिनी क्यूबा भी कहा जाता है। यहाँ के खिलाड़ियों ने विश्व स्तर पर अपनी प्रतिभा का बेहतर प्रदर्शन कर विश्व पटल पर देश का नाम रोशन किया है। वहीं उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय ने प्रकृति पर्यावरण संरक्षण की दिशा में विश्वविद्यालय ने महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पेपरलेस डिजिटल मार्कशीट की तैयारी शुरू कर दी है और उसे पूरा भी कर दिया है। विश्वविद्यालय द्वारा आसपास के गांव गोद लेकर उनमें सामाजिक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। यदि इसको आप पूरा एनालिसिस इसका करें तो कुछ हाल ही के कुछ दिनों में या वर्षों में हमने कई कदम उठाए। सबसे पहली तो हम सबके लिए एक बड़ी सुखद स्थिति है कि इसी वर्ष हमने नए कैंपस में प्रेम नगर में 2 भवनों श्री रामनिवास रामानुजन और डॉक्टर हरगोविंद खुराना, इन 2 भवनों का निर्माण किया, जिसकी जो नींव थी 2019 में, जुलाई 2019 में रखी गई थी, वो रिकॉर्ड लगभग 2 वर्ष में बनकर तैयार हुआ। और आज वहाँ पर जितने भी हमारे साइंस सब्जेक्ट्स हैं, डिसिप्लिन्स हैं, उनके डिपार्टमेंट शिफ्ट हो चुके हैं और वहीं से हमारा जो प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ हैं वो भी चल रही है। ये भी वास्तव में एक प्रक्रिया बड़ी यूनिक है कि अलग अलग से एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ना होकर शिक्षण जो हमारे ब्लॉक हैं उन्हीं के बीच में एडमिनिस्ट्रेशन की क्रियाएं भी चल रही हैं, ताकि स्पेस का भी प्रयोग हो और उसके लिए एक नए सिरे से कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की ज़रूरत ना पड़े। और बाकी अभी जो नेक्स्ट फेज़ में हमारी सोच है वो ये है कि एक तीसरा जो हमारा एकेडमिक ब्लॉक है वो वहाँ पर तैयार हो। उसके साथ साथ बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल और जितना डेवलपमेंट का काम है, चाहे वो हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड हो, चाहे वो सड़कों से रिलेटेड हो, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हो, सीवरेज का काम हो, एक स्टूडेंट फैसिलिटेशन सेंटर हमने अभी वहाँ पर शुरू किया। ये सारे कार्यक्रम काम जो हैं वो अभी इस नए फेज़ में बड़ी तेज़ी से चल रहे हैं। मैं आप सबसे भी आग्रह करूंगा कि आप पत्रकार बंधु भी वहां पर कभी जाकर देखें, तो उसमें बहुत तेज़ गति से इसमें काम चल रहा है। मुझे उम्मीद है कि ये जो डेवलपमेंट के काम हैं ये दिसंबर तक पूरे हो जाएंगे और नवंबर तक जो हमें टारगेट लगता है, जो स्टूडेंट फैसिलिटेशन सेंटर वहाँ पर बन रहा है वो भी पूरा हो जाएगा। 1000 की संख्या के लगभग विद्यार्थियों का एकत्रीकरण, एक उसको क्या कहेंगे, ओपन एयर थिएटर बनेगा, 1000 की कैपेसिटी से होगा और उसके लिए काम चल रहा है। इसके साथ साथ अभी जो हमारा 2 टीचिंग ब्लॉक बने, यहाँ पर सोलर जो पावर है उसका पूरी तरह से हम उपयोग करेंगे और जो वेबकॉस है उसी से ये काम करने का फैसला भी लिया गया है। तो ये तो कुछ काम है जो हमारे नए परिसर के से संबंधित हैं, जो हमारे लगभग पूरे इस साल हो जाएंगे। उसके साथ साथ जो हमारा और आप देखें, अभी एक आर्यभट्ट इंक्यूबेशन सेंटर खुला है। वो बेसिकली एक रोज़गार सृजन केंद्र के रूप में तैयार हुआ, जिसमें हम, जैसे मैंने बताया कि हम चाहते हैं कि बच्चे यहाँ के पढ़ने लिखने के बाद रोज़गार युक्त हो, तो उसमें हमारी कोशिश ये होगी कि स्किल से संबंधित कोर्सेज़, हमारा योजना ये है
कि लगभग 8 से 10 कोर्सेज़ इस साल हम स्किल एक सेंटर वहाँ पर खोलें और उस स्किल सेंटर में जैसे डिजिटल मार्केटिंग का हुआ, उसमें ये वेब डिज़ाइनिंग और साथ साथ प्लम्बिंग, इलेक्ट्रीशियन, रेफ्रिजरेशन, ये इस तरह से जो कोर्सेज़ हैं जिससे रोज़गार मिलता है, इस तरह के कोर्सेज़ हम 6 महीने से साल तक की अवधि के इनको इस साल एक स्किल सेंटर के रूप में वहाँ पर विकसित करेंगे। इसके साथ साथ एक हमारी कोशिश है कि इंडस्ट्री की यहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट है, इंडस्ट्री क्या चाहती है और हमारे बच्चों में क्या है, उसके बीच का जो गैप है उसको दूर किया जाए। उसके लिए एक फिनिशिंग स्कूल वहाँ पर खोलेंगे ताकि बच्चे जब मार्केट में जाएं वो एक रेडीमेड उनको नौकरी लेने में दिक्कत ना हो। इसके लिए एक लैंग्वेज लैब और IELTS जो बाहर जाने के लिए जो IELTS, हाँ, उसके लिए जो वो करते हैं, उस कोर्सेज़ के लिए भी वहाँ पर एक सुविधाएं बने, इसका भी प्रावधान हम एक इंटीग्रेटेड लैंग्वेज लैब और लाइफ स्किल्स लैब उसके माध्यम हमारा एक ये रहेगा। और साथ साथ जो हमारे जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पर जो लेबोरेटरी में काम होता है, वहाँ पर जो नॉलेज क्रिएट होती है, उस नॉलेज को किस तरीके से इकोनॉमिक वैल्यू उसकी जनरेट हो, यानी उससे नॉलेज से हम किस तरीके से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करें, ताकि जो आज स्टार्टअप और का जो कल्चर है भारत में हम सब जानते हैं, उसके माध्यम से तेज़ गति से विकास हो रहा है। तो बच्चों को बिठाकर उनका इंडस्ट्री के साथ इंटरेक्शन कर एक्सपर्ट के साथ जोड़ने का एक हमारा सोच है, ताकि वो इस एरिया की समस्याओं को जाने और उनका सलूशन प्रोवाइड करे, चाहे वो सर्कुलर इकोनॉमी हो, वेस्ट मैनेजमेंट हो, एग्रीकल्चर हो, स्मॉल स्केल सेक्टर हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, या और कोई भी ऐसा एरिया हो सकता है जिसमें नवाचार के द्वारा आम जन की जो समस्याएं हैं उनको सुलझाने का विद्यार्थी प्रयास करें और कोई नई प्रोडक्ट या सेवा पैदा करे जिससे कि आर्थिक विकास में भी तेज़ी हो और लोगों को रोज़गार प्रोवाइड करने में भी सफलता मिले। तो कुल मिलाकर हमारा फोकस रहेगा कि स्वरोजगार, जिसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, और एंटरप्रेन्योरशिप, इनको विकसित कर विद्यार्थियों में एम्प्लॉयबिलिटी को उनकी बढ़ाएं। ये हमारा इस आर्यभट्ट सेंटर के इंक्यूबेशन सेगमेंट अभी हम सब के लिए एक बहुत अच्छी बात है कि पीछे हमारी मीटिंग हुई थी हायर एजुकेशन काउंसिल और ACS साहब के साथ, तो उसमें पूरी के पूरी जो डिपार्टमेंट हमारे जो पूरे के पूरे यहाँ पर डिपार्टमेंट हैं, उन सब की जो पिछली पोजीशंस थी हमारी लगभग 84 के करीब जो हमारी अनफिल्ड पोजीशंस हैं, उसको भरने के लिए उन्होंने एक सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति हमें दी है। उसका जो फॉर्मल लेटर है वो अभी आना है। और उसमें सबसे अच्छी बात ये रही कि जितने हमारे बहुत सारे और डिपार्टमेंट थे, जैसे जर्नलिज्म का है, सोशल वर्क का है, कुछ मैथमेटिक्स का है, मैनेजमेंट का है और माइक्रोबायोलॉजी, कंप्यूटर, इन डिपार्टमेंट से भी हमने जो दूसरे डिपार्टमेंट से एक फार्मेसी का भी है, इन सारे के सारे डिपार्टमेंट में अभी तक कोई पोजीशन नहीं थी। तो गवर्नमेंट ने सैद्धांतिक रूप से दूसरे डिपार्टमेंट से हमें एक परमिशन दी कि वहाँ से एडजस्ट करके कुछ ना कुछ फैकल्टी वहाँ पर भी रिक्रूट कर दी जाए, ताकि इस साल हमें लगभग सभी जो हमारे डिपार्टमेंट हैं उसमें रेगुलर फैकल्टी को रिक्रूट करने की एक हमें इजाज़त दी जाएगी। इसी और प्रक्रिया हमारी शुरू हो चुकी है एडमिशन की। एप्लीकेशन हमने इनवाइट कर दी है 1 अगस्त से, और इसमें 21 डिपार्टमेंट में 43 कोर्सेज़ के अगेंस्ट हम एप्लीकेशंस इनवाइट कर रहे हैं। और इसमें हम हमारा जो काउंसलिंग सेशन रहेंगे, इसमें 26 को हम फर्स्ट लिस्ट आउट करने की कोशिश करेंगे पूरी। हमने एज़ पर शेड्यूल 2nd, 3rd और फॉलोड बाय फिज़िकल एंड ओपन काउंसलिंग। तो 9 तारीख तक हम इसमें एडमिशन की प्रक्रिया को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अभी तक तो इसमें कुछ स्टार्ट जो हुआ है प्रोसेस में अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। ड्यूअल डिग्री जो कोर्स इस बार हमने इसमें थोड़ा सा चेंज किया है नोमेनक्लेचर में, इसमें एग्जिट ऑप्शन के साथ हमने उसको लॉन्च किया है। इसमें हमें अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, तो अच्छी क्वेरीज आ रही हैं। तो होपफुली इस बार पिछली बार की तरह ही हमें मतलब सक्सेस मिलेगी, एडमिशन में फुल होंगे हमारे सीट्स एज लास्ट ईयर्स। तो अभी इसमें ये है सर। पोर्टल में दिक्कत आ रही है? पोर्टल में कुछ इशू टेक्निकल इसमें पेमेंट गेटवे में था, वो हमने रिजॉल्व कर लिया। अब पेमेंट ठीक हो रही है सर।
मैं 2-3 चीज़ें जो हमारे विश्वविद्यालय में जो हमारे मुझे लगता है कि हमारी यूएसपी है उसके बारे में आप सबको अवगत कराना चाहती हूँ। नंबर 1 तो जो है हमारे यहाँ पे जैसे रोज़गार सृजन केंद्र का जो है यहाँ पर हमने इस्टेब्लिशमेंट किया और जिसके अंडर इंक्यूबेशन सेंटर के बारे में पहले ही हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर सर बता चुके हैं। इसका बेसिकली जो इसका उद्देश्य था वो ये था कि हमारे स्टूडेंट्स को एम्प्लॉयबल बनाना और वो भी इस तरीके से बनाना कि यहाँ के जो लोकल उद्यमी हैं या जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या जो मार्केट है, जो कॉरपोरेट सेक्टर है या जो एक जनरल मार्केट का है, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से हम स्टूडेंट्स को 360 डिग्री डेवलपमेंट उसका करें, चाहे वो कम्युनिकेशन स्किल्स हो, चाहे वो टेक्निकल एनहांसमेंट हो, चाहे वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो। इसके अलावा जो ये रोज़गार सृजन केंद्र है ये बहुत सारी वर्कशॉप्स जो हैं, जैसे पिछली बार हमने 500 महिलाओं को लेकर, महिला उद्यमियों को लेकर के एक बहुत बड़ी वर्कशॉप कराई। इसी तरह से अब 23 तारीख को हम लोग जो है वर्ल्ड स्किल डे मनाएंगे, जिसके लिए फिर से हम लोग बहुत सारा स्किल डेवलपमेंट पे स्टूडेंट्स वगैरह के ऊपर फोकस करके एक वर्कशॉप है। और ना सिर्फ ये जो रोज़गार सृजन केंद्र है ये यूनिवर्सिटी के लिए है, बल्कि जो एफिलेटेड कॉलेजेस के जो बच्चे हैं उनके लिए भी ओपन है। उसके अलावा जो हमारे सोसाइटी में अनएम्प्लॉयड लोग हैं उन युवाओं के लिए भी ये ओपन है कि वो इंक्यूबेशन सेंटर में आके हर तरह की हेल्प जो है वो ले सकते हैं। या कोई ऐसे सिक यूनिट्स हैं जो नहीं चल पा रहे हैं और उनके सामने कोई समस्या है तो वो हमारे से आकर के इसमें कंसल्ट करें। और उसको सिर्फ कंसल्टेशन हम नहीं देंगे, इसके लिए एक्सपर्ट्स हम लोगों का एक पैनल जो है वो बनाया गया है पीसी सर ने, जिसमें टेक्निकल एक्सपर्ट्स की टीम थोड़े दिन पहले भी आई थी। और कुछ ऐसे कोर्सेज जो हैं शॉर्ट टर्म के 6-6 महीने के हमने अभी शुरू करे, जिसका हम उद्घाटन 23 तारीख की वर्कशॉप में करेंगे, जिसमें जैसे सर ने बताया एयर कंडीशनिंग है, रेफ्रिजरेशन है, या मोबाइल रिपेयरिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, वेब डिज़ाइनिंग है, बहुत सारे और छोटे मोटे कोर्सेज जिनको कोई भी युवा जो 10वीं पास है या 12वीं पास है और वो बाहर से लेकर कर सकता है, अपना खुद का कोई काम शुरू कर सकता है। तो ये रोज़गार सृजन केंद्र है। दूसरा, मैं यहाँ पर लाइब्रेरी को देखती हूँ, तो मैं आप सब लोग को ये बताना चाहती हूँ कि हमारी लाइब्रेरी बेशक बहुत छोटी सी थी जब शुरुआत हुई, लेकिन पिछले 3 साल से जो है इसके अंदर डिजिटलाइजेशन का हमने बहुत कुछ जो है इसमें किया है। भिवानी के जिला उपायुक्त श्री आर.एस. ढिल्लों ने वीरवार को जल भराव ग्रस्त इलाकों का जायजा लेते हुए अनेक गांवों का दौरा किया। इस दौरान गांव प्रेमनगर, पुर, सिवाड़ा एवं कुंगड़ इत्यादि गांवों का दौरा किया गया और ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी। इस बारे में उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उपायुक्त आर.एस. ढिल्लों ने गांव पूर्व में बरसाती पानी के जल भराव का जायजा लेते हुए कहा कि गांव की अस्थायी ड्रेन को अति शीघ्र साफ करके पानी निकासी का प्रबंध किया जाएगा। गांव सिवाड़ा के तालाब पर पानी की निकासी के लिए बवानीखेड़ा के बीडीपीओ को निर्देश दिए कि जल भराव निकासी के लिए अस्थायी पंप सेट लगाकर पानी निकलवाकर सुनिश्चित करे और साथ ही सिंचाई विभाग को स्थायी पंप सेट का प्रबंध करने के भी निर्देश जारी किए। उपायुक्त ने कुंगड़ में बनी ड्रेन की अच्छे से सफाई न होने के कारण संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस ड्रेन की अति शीघ्र दोबारा से अच्छे ढंग से सफाई करवाई जाए। वहीं अतिरिक्त उपायुक्त राहुल नरवाल ने आज गाँव गुजरानी, पालवास, कायला, मिताथल, कलिंगा में जल भराव क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि गाँव मिताथल व कलिंगा के जिन क्षेत्रों में पानी खड़ा है वहाँ पर बीटी पंप लगाकर पानी निकाला जाए। वहीं उपस्थित ग्रामीणों की समस्या सुनते हुए उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा 5 अगस्त से गिरदावरी करवाई जा रही है। इस दौरान फसल खराबे का सही आकलन करके सरकार के समकक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। स्थानीय हांसी रोड स्थित बासिया भवन के निकट चेयरपर्सन प्रीति भवानी प्रताप ने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौक का शिलान्यास किया। इस दौरान अनेक वार्डों के पार्षद भी मौके पर मौजूद रहे। नगर परिषद कर्मचारियों का कहना था कि इस चौक का निर्माण कार्य करीबन 60 दिन में पूरा कर लिया जाएगा। पार्षद भवानी प्रताप सिंह ने कहा कि आज भिवानी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पहला चौक बनाया गया है। शहर में अनेक सेनानियों और महान विभूतियों के चौक हैं, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कोई भी चौक नहीं था। इसी को देखते हुए आज भिवानी में बासिया भवन के निकट इस चौक का शिलान्यास किया गया। उन्होंने कहा कि 8 लाख की लागत से इस चौक का निर्माण करवाया जा रहा है। वहीं पार्षद प्रतिनिधि हर्षदीप डुडेजा ने कहा कि लगभग 1 साल पहले ही इस चौक का शिलान्यास किया गया था। आज भिवानी के प्रधान के द्वारा इस चौक का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि एक भव्य चौक स्थापित किया जाएगा जिसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आएंगे। और उन्होंने कहा कि भिवानी में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कोई भी चौक नहीं था। इसी कमी को देखते हुए अब नगर परिषद
ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चौक का निर्माण करने का फैसला लिया है और शहरवासियों को एक भव्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौक बनाकर दिया जाएगा। वहीं सत्येंद्र मौर्य पार्षद ने कहा कि आज का जो कार्य है यह नगर परिषद भिवानी के द्वारा एक नेक कार्य है। इस कार्य से 36 बिरादरी का भाईचारा बढ़ेगा। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चौक बनाना एक गर्व की बात है और शहर में इस चौक का नहीं होना एक कमी थी। इस कमी को भी अब शहर में पूरा कर दिया जाएगा और जल्द ही एक भव्य चौक का निर्माण हो। जो भी समस्याएं चल रही हैं और जो भी उम्मीद लगा रखी है भिवानी की जनता ने, देवतुल्य निवासियों ने, तो उन्हीं की जो भी समस्याएं हैं, जो समस्या लेकर आते हैं, उन समस्याओं का समाधान किया जा रहा है और जनता के बीच में है। हमारे यहाँ जो बादशाह वन की सामने चौक है, इसका संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के नाम से चौक का जो हमने आज शिलान्यास किया है, आधारशिला रखी है। भिवानी का पहला चौक होगा बाबा साहब के नाम से। नगर परिषद द्वारा करीब 8 लाख की लागत से हम इस चौक का निर्माण कर रहे हैं और मैं मानता हूँ कि सभी महापुरुषों के नाम से जो हमारे चौकों का स्मारक बने हुए हैं, उन महापुरुषों के हमें आदर्श को मानते हुए उनके जीवन के दिखाए रास्ते पर चलना चाहिए और समाज के लिए और पूरे देश के लिए काम करना चाहिए। आज हमारी बहुत ही समाज की जो इच्छा थी भिवानी शहर के अंदर अम्बेडकर भवन बनाने, चौक बनाने की, आज उसका शिलान्यास हमारी चेयरपर्सन भवन प्रीति भवानी के कर कमलों द्वारा आज बादशाह भवन के सामने इसका होने जा रहा है। हमें बहुत ही हर्ष की, उल्लास की बात है, क्योंकि भिवानी शहर के अंदर यह पहला चौक अम्बेडकर चौक के नाम से बहुत ही सुंदर चौक बनाया जाएगा। हम प्रीति भवानी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने इस समाज की सुध ली और इनका पहला शहर में बनने के बाद में जो पहला जो शिलान्यास है, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर चौक का शिलान्यास करेंगे। हम बहुत तहे दिल से चेयरमैन का धन्यवाद करते हैं। आज बाबा भीमराव अम्बेडकर चौक का शिलान्यास करने के लिए हम पहुँचे हैं बादशाह भवन के सामने हांसी रोड पर। इसकी आधारशिला हमने लास्ट ईयर रखी थी और इसकी हमने नगर परिषद में हाउस की मीटिंग में इसको पास कराया था। एक भव्य बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का चौक बनाया जा रहा है। मैं इसके लिए हमारे एडीसी साहब का धन्यवाद करूंगा, हमारे प्रधान प्रीति भवानी प्रताप जी का धन्यवाद करूंगा और हमारे जितने पार्षद साथी हैं 31 पार्षद साथी, उन सबका धन्यवाद करूंगा। उन्होंने इसकी डिमांड रखी थी, जो कि आप देखेंगे बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का चौक हर एक तहसील, हर एक गाँव, हर एक डिस्ट्रिक्ट में है। भिवानी में किसी कारण से नहीं हो पाया था। इसकी हमने डिमांड की थी एडीसी साहब से और प्रधान जी से और उसकी डिमांड हमारी पूरी की गई थी। आज नगर परिषद की तरफ से और यहाँ अपने बादशाह भवन के सामने अम्बेडकर जी के नाम से अम्बेडकर चौक का निर्माण की नींव रखी जाएगी। हमारे चेयरपर्सन महोदया अब यहाँ आके उनका नारियल फोड़ के उसका शुभ शिलान्यास की शुरुआत कर देंगे। स्थानीय हनुमान जोहड़ी धाम मंदिर में तुलसीदास जयंती के उपलक्ष्य में 23 तारीख से 4 तारीख तक राम कथा का आयोजन किया गया। इस कथा में पूर्ण आहुति के समय नगर विधायक घनश्याम सराफ पहुंचे और कहा कि छोटी काशी के लोग बड़ी श्रद्धा के साथ कथा का रसपान करते हैं। महाराज चरणदास जी ने इस बारे में विस्तार से जानकारी दी। गोस्वामी तुलसीदास की जयंती पर स्थानीय जोड़ी धाम मंदिर प्रांगण में श्री राम कथा का आयोजन किया गया। इस बारे में मंदिर महंत चरणदास महाराज ने बताया कि वृंदावन से पहुंचे सरस महाराज द्वारा श्री राम कथा का गुणगान किया जा रहा है। इस अवसर पर नगर विधायक घनश्याम सराफ सहित शहर के अनेक प्रबुद्ध नागरिकों ने शिरकत की, श्री राम कथा का आनंद लिया। वहीं चरणदास महाराज ने बताया कि स्वामी तुलसीदास ने अवध भाषा में ही श्री राम कथा की रचना की थी, क्योंकि भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। नारायण नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जो भी माताएं बहनों की 4 परिक्रमा हो जाएंगी, वो लोग अपने यथास्थान पर बैठते जाएंगे। श्रीमन श्रीमन नारायण 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 नारायण। बहुत ही महान हमारे देश की धरोहर संत गोस्वामी तुलसीदास जयंती के शुभ अवसर पर जो हमने 9 दिवसीय कार्यक्रम रखा, भगवान की कथा का आयोजन हुआ। श्री राम कथा रामचरितमानस के एक विशेष प्रसंग है
9 दिन तक होने वाले सत्संग में हमने राम के ऊपर चर्चाएं की। हम ये चाहते हैं भगवान राम का देश है और हम सब में राम का वास हो, हृदय में भी, मन में भी, दिल में भी, जीवन में भी। तभी हम ये चाहते हैं कि राम राज्य आएगा। हम सब का प्रयास है, कोशिश है। आज गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती है, उस पर यज्ञ किया गया है, कथा की पूर्णाहुति हुई है। कथा को हमारे जो व्यास जी ने गाया है, बहुत अच्छे तरीके से गाया। बड़ा अच्छा 9 दिन तक लोगों ने यहाँ अपना, माता बहनों ने, भाइयों ने पूरा आनंद उठाया है। शिक्षा और संस्कार दोनों की साथ साथ में दोनों चले हैं। तो मानता हूँ कहीं ना कहीं भगवान राम हम सब के लिए प्रेरणादायी हैं, हमारे आधार संस्कृति और धर्म के आधार हैं। उनको लेकर के हम कहीं ना कहीं जीवन में अपने भी बदलाव लाएं और समाज का जीवन बदले, ऐसी हम कामना करते हैं। तो संत गोस्वामी तुलसीदास जयंती के आप सभी को शुभकामनाएं बताई। आज इस कथा का, राम कथा का 9वां दिन था और इस अवसर पे गोस्वामी तुलसीदास जी जिन्होंने इस महाकाव्य की रचना की, उनके निमित्त आज श्रद्धा और उनके जन्मदिन पर बधाई भी देते हैं, क्योंकि 9 दिनों से हनुमान गढ़ी धाम में ये कार्यक्रम चला और इसके माध्यम से सभी लोग, हमारे सभी संत प्रवर की भूमिका से, इन्होंने अपने वचनों से जो कथा अमृत का पान कराया है वो महत्वपूर्ण रहा है। और गोस्वामी जी का जन्मदिन कई बार हमने पढ़ा है, लेकिन कई बार हमने देखने को मिला है कि जो बात उन्होंने कही है वो अधिकतर रूप से सही और यथार्थवादी है। एक ऐसा अध्यात्म का उन्होंने मेल बिठाया जो हमारी संस्था और संस्कृति से मेल खाता है। मैं गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। रामचरित्र मानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास की जयंती पे सभी को शुभकामनाएं। और जिला प्रशासन की तरफ से हनुमान ढाणी मंदिर में जो प्रबंधक है, यहाँ की समिति है, वो भी बधाई के पात्र हैं जो इन्होंने 9 दिवसीय कथा का आयोजन किया। और हमारी तरफ से सभी को इस महान रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी के जय जय श्री सीताराम। श्री गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के महाराज जी के पावन जन्म महोत्सव के उपलक्ष्य में श्री राम कथा का महायज्ञ आज संपूर्णता की ओर है। श्री राम जी के पावन चरित्र से हमने बस ये सीखा है, ये जाना है कि जो राम जी के इस चरित्र पर चलने का जो प्रयास करता है उसका जीवन में आनंद बना रहता है। और ये बस स्लोगन है आज का कि जो राम जी का नहीं वो किसी काम का नहीं, जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। इसलिए राम जी के जीवन पर, चरित्र पर हम चल रहे। हरियाणा रोडवेज कर्मचारी संघ मोर्चा ने अपनी मांगों को लेकर रोडवेज बस स्टैंड पर प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि रोडवेज बेड़े में नई सरकारी बसेस को शामिल किया जाए ताकि जनता को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। उन्होंने बताया कि प्राइवेट परमिट वाली बसेस केवल लाभ वाले रूट्स पर ही चलती हैं और लंबे समय तक अपनी सेवा नहीं दे पाती। मोर्चा के प्रधान नरेंद्र दिनोदिया ने बताया कि 952 मार्गों पर बिना जनता एवं जनप्रतिनिधि की मांग पर परमिट देना चाहती है सरकार। और उन्होंने बताया कि पूर्व में सरकार द्वारा 1993 में ग्रामीण अंचल में रहने वाली जनता को परिवहन सेवा देने के नाम पर प्राइवेट परमिट दिए थे। उन्होंने कहा कि इसका परिणाम आपके सामने है। परिवहन सेवा बस किसी भी गांव में सेवा नहीं दे रही है। अब ये बसें पूंजीपति लोगों के अधीन हैं और केवल लाभ के रूटों पर ही चल रही हैं। वहीं दूसरी ओर परिवहन समितियों के मालिक सरकार के किसी भी आदेश को नहीं मानते। आदेश चाहे छात्राओं को फ्री यात्रा करवाने के हों या बुजुर्ग महिलाओं को आधी टिकट पर यात्रा करवाने के हो। समिति की एक बस सरकार के खजाने में एक महीने में केवल 14,000 रुपये जमा करवाती है। लंबी दूरी के परमिट व मुख्य मार्गों पर प्राइवेट परमिट देकर सरकार मोटर व्हीकल एक्ट 1961 का उल्लंघन कर रही है। और साझा मोर्चा का प्रोग्राम था 10 से 12 2 घंटे का पूरे प्रदेश के अंदर। हरियाणा सरकार किलोमीटर स्कीम की फिर दोबारा बस लानी चाह रही है। आए दिन जो प्राइवेट बसों पर जिनके किलोमीटर स्कीम के तो ड्राइवर आए हुए हैं, आए दिन इनके द्वारा हादसे होते हैं और तमाम जितने भी लगातार एक्सीडेंट हुए हैं तमाम किलोमीटर स्कीम की बसों के हुए हैं, जिससे रोडवेज की बदनामी होती है, क्योंकि इनका बसों का जो कलर है रोडवेज का है। और आए दिन
कोई शराब पी करके बस को रास्ते में खड़ी करके छोड़ के जाता है, कोई कहीं छोड़ के जाता है, जिससे पूरे प्रदेश की हरियाणा रोडवेज की बदनामी होती है। आए दिन इनके हादसे बढ़ते जा रहे हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि इनको प्राइवेट परमिट न लेकर के हरियाणा रोडवेज में कम से कम 10,000 नई बसें लाए और सरकार रोजगार मिलेगा बच्चों को, नए बच्चों को और जनता को बेहतर सुविधा। आज हमारी साझा मोर्चा की मीटिंग हुई थी। इससे पहले साझा मोर्चा ने जो ऑल इंडिया की स्ट्राइक थी उसमें भी भाग लिया था और पूरे प्रदेश की मतलब टोटली हड़ताल थी रोडवेज की। उसी के एवज में हमने दोबारा मीटिंग करके साझा मोर्चा ने ये जो सरकार प्राइवेट पॉलिसी लाना चाहती है, 1993 में जब पॉलिसी लाई थी तो ग्रामीण अंचल में बसें चलाने की बात कही थी, लेकिन अब सरकार दोबारा से इस पॉलिसी को रिन्यू करके लंबे मार्गों पर बसें चलाना चाहती है, जिसका रोडवेज का कर्मचारी बिल्कुल मतलब दिल से विरोध करता है। और हम ये कहना चाहते हैं कि आज पूरे प्रदेश के अंदर साझा मोर्चा का 2 घंटे का प्रोग्राम था। यदि सरकार फिर भी नहीं चाहती तो आने वाले समय में साझा मोर्चा मीटिंग करके कोई लंबा आंदोलन करेगा, जिसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी। और ये हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार बार बार ये जिद पे अड़ी हुई है कि हम प्राइवेट परमिट लाएंगे। ये प्राइवेट परमिट ना तो जनता की मांग है ना कर्मचारियों की मांग है। और हम ये कहना चाहते हैं कि इससे अच्छा रोडवेज के अंदर 10,000 बसें शामिल की जाएं ताकि 60,000 बच्चों को रोजगार मिल सके। हमारे संग में बस इतना ही। अगले के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।